हेलो फ्यूचर ऑफ इंडिया। तो कैसे हैं आप सब लोग? बढ़िया। तो बच्चों, आज से शुरू करने वाले हैं हम एमयू 11th एंट्रेंस की तैयारी, जिसमें आज पहला चैप्टर मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, जो कि ये चैप्टर बहुत लेंदी है, तो इसको मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। आज हम लोग पूरा कवर करेंगे रिफ्लेक्शन। देखिए, आप लोग ऑलरेडी इस चैप्टर को पढ़ चुके हैं, तो हम इसको ज़्यादा डेप्थ में नहीं पढ़ाएंगे। जो मेन है, जहाँ से एमयू एंट्रेंस में क्वेश्चन आते हैं, उस टॉपिक पे हम ज़्यादा फोकस करेंगे और यहाँ पे क्वेश्चन ज़्यादा होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम रिफ्लेक्शन पढ़ने के लिए समझते हैं कि लाइट क्या है, क्योंकि हमारा चैप्टर है क्या, लाइट के ऊपर बेस्ड है। तो लाइट सबसे पहले समझते हैं है क्या। तो सबको मालूम है कि लाइट होता क्या है बच्चों? इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। due to which we enable us due to which we see the object। ऐसे लिख लीजिएगा इसको। अब लाइट होती क्या है? ये एक तरीके की एनर्जी है जिसकी वजह से हम कोई भी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। अगर मान लीजिए इस रूम में पूरा अंधेरा होता तो मैं आपको दिखाई देता नहीं ना। आप किसी भी डार्क रूम में जाएंगे जहाँ लाइट नहीं होगी, आप वहाँ पे पड़ा हुआ कोई भी सामान नहीं देख पाएंगे। अब बात कर रहे हैं यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट की, कि ऑब्जेक्ट को हम लाइट के थ्रू देख सकते हैं। तो बच्चों, ऑब्जेक्ट भी जो है 2 तरीके के होते हैं। ये जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं ये 2 तरीके के होते हैं। एक ऑब्जेक्ट होता है जो कि अपनी लाइट खुद क्रिएट करता है, अ ऑब्जेक्ट विच क्रिएट इट्स ओन लाइट। दूसरा ऑब्जेक्ट जो होता है बच्चों, ये क्या करता है? दूसरा ऑब्जेक्ट ये अपनी लाइट को प्रोड्यूस तो नहीं करता है, क्रिएट नहीं करता है, लेकिन क्या करता है? दूसरों की लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। तो यहां पे लिख लीजिए आप लोग, अ ऑब्जेक्ट विच रिफ्लेक्ट द लाइट ऑफ अदर्स। अब ऐसे ऑब्जेक्ट जो अपनी लाइट खुद क्रिएट करते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं बच्चों? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। तो ये वाला जो होगा, जो अपनी लाइट खुद क्रिएट कर रहा है, इसको हम कहेंगे ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। इसके एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट के? जैसे सन, कैंडल, बल्ब एंड एसेट्रा। बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। अब नॉन ल्यूमिनस के एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं? ये जो है हमारा, जो दूसरों की लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, अपनी खुद की लाइट प्रोड्यूस नहीं करता है, इसको हम कहते हैं नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। तो बच्चों, इसके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं? इसका फेमस एग्जाम्पल है मून। मून क्या करता है? सन की लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। ये अपनी खुद की लाइट प्रोड्यूस नहीं करता है, ये सन की लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। मून हो गया। टेबल हो गया, टेबल, चेयर, फैन एसेट्रा। अब जैसे मैं हूँ यहाँ पे, अपनी लाइट तो क्रिएट नहीं कर रहा हूँ, प्रोड्यूस नहीं कर रहा हूँ अपनी लाइट में। क्या कर रहा हूँ? जो बल्ब है उनकी लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा हूँ, जिसकी वजह से आप मुझको देख पा रहे हैं। जल्दी से नोट करिए इतना। अब बात करते हैं नेचर ऑफ लाइट की, या फिर हम ये कह सकते हैं कि लाइट की कितनी थ्योरीज हैं, उनको हम देखते हैं यहाँ पे। तो बच्चों, लाइट जो होती है 2 तरीके की थ्योरी को कंसिस्ट करती है। लाइट कंसिस्ट 2 टाइप ऑफ थ्योरी। अब देखिए, यहाँ से क्वेश्चन आप लोगों का एमयू एंट्रेंस में आ सकता है। कैसे आएगा वो हम बात करेंगे अभी। पहली होती है बच्चों वेव थ्योरी, दूसरी होती है पार्टिकल थ्योरी। अब ये पार्टिकल थ्योरी और वेव थ्योरी में क्या फ़र्क है उसको हम देखते हैं यहाँ पे। अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी, लाइट को
ट्रैवल करने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब बहुत से बच्चे यहाँ पे कह रहे होंगे मीडियम क्या होता है, तो जैसा हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, आपको मेरी आवाज़ कानों में सुनाई दे रही है, आपके किसके थ्रू सुनाई दे रही है? ईयरफोन के नहीं, एयर के थ्रू। अगर एयर नहीं प्रेजेंट होती तो मेरी वॉइस आप तक की नहीं पहुंचती। तो ये क्या हुआ? एक मीडियम हुआ मेरी वॉइस आप तक पहुंचने का। क्लास 9th में आप लोगों ने पढ़ा होगा। ऐसे लाइट को भी ट्रैवल करने के लिए एक मीडियम की ज़रूरत होती है। वो मीडियम क्या होता है बच्चों? एयर होता है, जिसको हम देखेंगे पार्टिकल थ्योरी में। लेकिन वेव थ्योरी क्या कहती है? लाइट डू नॉट कंटेन एनी मीडियम टू ट्रैवल। या फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पे, लाइट डज नॉट कंटेन, या इसको ऐसे लिखिए, लाइट डज नॉट रिक्वायर एनी मटीरियल या एनी मीडियम टू ट्रैवल। मतलब लाइट को यहाँ पे किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती है ट्रैवल करने के लिए। अब सन की लाइट जो है अर्थ तक के पहुँचती है। कैसे पहुँचती है? बाहर तो कोई मीडियम है नहीं, कोई एयर तो है नहीं, लेकिन सन की लाइट अर्थ तक फिर भी पहुँच रही है। तो वो पहुँचती बच्चों EMW फॉर्म में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में। तो ये जो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती हैं, इसी को हम देखेंगे वेव थ्योरी में। यहाँ पे लिखिए, इट ट्रेवल्स in the form of EMW, electromagnetic waves। अब यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि सन की लाइट, इसको लिखिए, सनलाइट रीचेस टू अर्थ इन द फॉर्म ऑफ EMW। EMW कौन सी वेव होती हैं? जिनको मटेरियल की या मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है। वही पार्टिकल थ्योरी में क्या होता है? लाइट को ट्रैवल करने के लिए एक मीडियम की ज़रूरत होती है। लाइट रिक्वायर्स a medium to travel। अब ये वेव थ्योरी जो है, इसको हम पढ़ेंगे बच्चों क्लास 12 में डिटेल में। जब आप 12th में आते हैं, वहाँ साइंस लेंगे तो वहाँ आपको वेव थ्योरी पढ़ने को मिलेगी। पार्टिकल थ्योरी है, इसको हम 10th में पढ़ेंगे। अब पार्टिकल थ्योरी में जो हम चीज़ें पढ़ते हैं वो है रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। इसमें हम जो ये फिनोमेनास को डिस्कस करेंगे वो है रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। वही अगर मैं बात करूं वेव थ्योरी में, तो वेव थ्योरी में हम जो फिनोमेनास देखेंगे क्लास 12 में वो होंगे डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन एंड इंटरफेरेंस। ठीक है, इन सब फिनोमेनास को हम क्लास 12 में पढ़ेंगे। अभी हम जो डिस्कस करेंगे वो पार्टिकल थ्योरी में रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन करेंगे। और पार्टिकल थ्योरी में क्या होता है? लाइट ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट फॉर्म या स्ट्रेट लाइन। इसको ऐसे लिख लीजिएगा, लाइट travels in the form of light travels in a straight line। इसको यहाँ पे रब करके लिख लीजिए, light travels in a straight line। ये पार्टिकल थ्योरी में है कि लाइट जो ट्रैवल करेगी वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करेगी। अब बात करेंगे वेव थ्योरी में, तो वेव थ्योरी में लाइट कैसे ट्रैवल करेगी तो वो हम देखेंगे क्लास 12 में हाइजेंस प्रिंसिपल में। ठीक है, इसको जल्दी से नोट करिए बच्चों। तो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं आज का अपना पहला फिनोमेना रिफ्लेक्शन, जिसके ऊपर आज का पूरा लेक्चर ये बेस्ड होने वाला है। तो बच्चों रिफ्लेक्शन होता क्या है, जल्दी से इसको हम देखते हैं। सभी को मालूम है रिफ्लेक्शन क्या होता है, जिसको नहीं मालूम वो क्या करे, च्यवनप्राश खाए।
अच्छे से पढ़ाई करें और बहुत मेहनत करें। तो बच्चों रिफ्लेक्शन जो होता है, द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग बैक ऑफ लाइट sending back of light rays in the same medium। अब यहाँ पे मैं सेम मीडियम क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि देखिए बच्चों रिफ्लेक्शन जो होता है उसमें लाइट रेस एक मीडियम से क्या करती है, दूसरे मीडियम में जाती है नहीं, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है नहीं। रिफ्लेक्शन में लाइट क्या करती है, सेम मीडियम में ही रहती है वो। भाई किसी भी मिरर पे लाइट स्ट्राइक करेगी और फिर वापस दूसरे सेम मीडियम में आ जाएगी। लेकिन रिफ्रैक्शन में क्या करता है, रिफ्रैक्शन में उसमें लाइट कैसेट नहीं फंसी है, मैं बोल रहा हूँ। रिफ्रैक्शन में क्या होता है, लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग बैक ऑफ लाइट रेज इन द सेम मीडियम विच फॉल्स on the surface of an object, ठीक है। तो उसको हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन कहते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास ऑब्जेक्ट क्या है, एक मिरर है। एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे आप लोग, मेरे पास ऑब्जेक्ट है अभी एक मिरर, ये अब यहाँ पे ये जो लाइट आ रही है इंसिडेंट करी है, यहाँ पे इंसिडेंट करने के बाद क्या होता है, ये रिफ्लेक्ट होती है। तो इसको क्या कहते हैं बच्चों, रिफ्लेक्शन कहते हैं। ये वाली जो रे होती है इसको इंसिडेंट रे, और यहाँ से जो वापस जा रही है इसको कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। तो यहाँ पे लिख लीजिए, ये हो गई हमारी इंसिडेंट रे और ये वाली हो गई रिफ्लेक्टेड रे। अब इंसिडेंट रे जहाँ पे इंसिडेंट करेगी, ये वाली जो रे आ रही है रिफ्लेक्शन से पहले, विच फॉल्स ऑन द सरफेस ऑफ मिरर। इंसिडेंट रे को हम कैसे डिफाइन करते हैं, द रे विच फॉल्स ऑन द सरफेस ऑफ मिरर। तो ये जहाँ पे गिरेगी इस पॉइंट पे ये लाई कर रही है, यहाँ पे इसको मैं ओ कह देता हूँ। तो ये बच्चों पॉइंट ओ जो होता है ये कहलाता है आपका पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अब हमें क्या करना है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करनी है, कुछ इस तरीके से, ऐसे यहाँ पे। इस इमेजिनरी लाइन को हम क्या कहते हैं, नॉर्मल, नॉर्मल लाइन। ये जो नॉर्मल लाइन होती है ये हमेशा मिरर से कैसी होती है, 90 डिग्री पे होती है। जैसे कि मेरा मिरर है यहाँ पे, ये मैंने नॉर्मल लाइन ड्रॉ करी, यहाँ पे ये नॉर्मल लाइन ड्रॉ करी। अब ये जो मिरर से एंगल बनाएगी अपना, ये हमेशा 90 डिग्री बनाती है। अब ये मिरर से तो 90 डिग्री बनाती है, लेकिन इसको हम ड्रॉ कहाँ से करते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से। ऐसा नहीं कि हमने इसको यहाँ से ड्रॉ कर दिया, हमें इसको ड्रॉ कहाँ से करना होगा, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से। अब ये वाला एंगल देखिए आप, ये वाला एंगल ये कितना है, 90 डिग्री है। तो नॉर्मल लाइन क्या होती है, इट इज़ एन इमेजिनरी लाइन विच इज़ परपेंडिकुलर टू द मिरर एट ड्रॉन एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो इसको हम यहाँ पे डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है इतनी, क्योंकि नॉर्मल की डेफिनेशन तो आपसे एंट्रेंस में पूछेंगे नहीं। बस आप इसका ध्यान रखिएगा कि ये हमेशा मिरर से 90 डिग्री पे होती है, नोट करके लिख लीजिए इसको आप। ये नॉर्मल लाइन हो गई। अब जो एंगल होता है यहाँ पे नॉर्मल लाइन और इंसिडेंट रे के बीच का, इसको कहते हैं हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल आई। वही हमारा नॉर्मल लाइन और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का जो एंगल होगा उसको हम क्या कहेंगे बच्चों, एंगल आर, ठीक है। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इसको एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पे आप लोग चाहें तो अपने नोट्स बना के लिख लीजिए। सबसे पहली डेफिनेशन लिखिए आप लोग इंसिडेंट रे की। इंसिडेंट रे क्या होती है, उसके बाद लिखिए रिफ्लेक्टेड रे। तो रिफ्लेक्टेड रे तो पता ही है, जो रे मिरर पे स्ट्राइक करने के बाद वापस जाती है उसको कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। तो इंसिडेंट रे हो जाएगी। उसके बाद लिखिएगा रिफ्लेक्टेड रे क्या होती है,
पॉइंट ऑफ इंसिडेंस क्या होता है? जहाँ पे हमारी लाइट इंसिडेंट करेगी मिरर पे, उसको कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। सेकंड, एंगल आई एंगल आर आप लोग डिफाइन कर सकते हैं। नॉर्मल लाइन का ध्यान रखिएगा, नॉर्मल लाइन जो होती है इमेजिनरी लाइन होती है परपेंडिकुलर टू मिरर। इसको चलिए मैं लिखवा दे रहा हूँ, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकते हैं मे बी वो आप लोगों से कि नॉर्मल लाइन जो होती है वो कितने एंगल से मिरर से ड्रॉ की जाती है। तो लिखिए इसको, इट इज़ अ इमेजिनरी लाइन it is a imaginary line drawn at point of incidence। हम इसको पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से ही ड्रॉ करते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि कहीं से भी हमने जो है नॉर्मल लाइन बनानी है तो कहीं से भी हमने इसको ड्रॉ कर दिया, हमें कहाँ से ड्रॉ करना पड़ेगा? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से। इट इज़ अ इमेजिनरी लाइन ड्रॉन एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस विच इज ऑल्सो एट 90 डिग्री फ्रॉम द सरफेस ऑफ मिरर। बाद में फिर एंगल आई और एंगल आर को, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को आप लोग डिफाइन कर लीजिएगा। जल्दी से नोट करिए इसको। बच्चों रिफ्लेक्शन में कितने लॉज होते हैं? 2 टाइप्स के लॉज होते हैं। कौन कौन से? आइए देखते हैं। पहला लॉ कहता है, पहले यहाँ पे हम उसको ड्रॉ कर लेते हैं रिफ्लेक्शन के पूरे प्रोसेस को। ये हमारी इंसिडेंट रे आई मिरर पे, स्ट्राइक करी, स्ट्राइक करने के बाद वापस गई। ये वाली रे जो है हमारी आई आर है और ये है आर आर, मतलब रिफ्लेक्टेड रे। बीच में से हम क्या ड्रॉ करते हैं बच्चों? नॉर्मल लाइन। जहाँ पे हमारी इंसिडेंट रे मिरर पे स्ट्राइक करती है वो वाला पॉइंट क्या कहलाता है? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो पहला लॉ हमारा यहीं से आ रहा है। The incident ray reflected ray and the normal line all lies in the same plane। अब ये देखिए आप लोग, इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे, सारी की सारी कहाँ पे लाई कर रही हैं? एक ही प्लेन में लाई कर रही हैं। अब ऐसा तो है नहीं, हो नहीं रहा है कि एक रे ऊपर से आ रही है, रिफ्लेक्टेड रे नीचे से जा रही है, नहीं ऐसा नहीं हो रहा है। सारी की सारी कहाँ लाई कर रही हैं? देखिए एक ही प्लेन पे लाई कर रही हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं एक ही पॉइंट पे लाई कर रही हैं यहाँ पे। अब जो हमारा नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल होता है बच्चों, वो कहलाता है एंगल आई। और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का जो एंगल होता है वो कहलाता है एंगल आर, ठीक है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं अपना सेकंड लॉ, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यहाँ पे लिखिए इसको बच्चों जल्दी से, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज, यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा, ये ऑलवेज होता है, यहाँ पे हमेशा इक्वल होगा वो। अभी बताऊंगा ऑलवेज क्यों बता रहा हूँ मैं। यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब जैसे ये हमारा मिरर है,
ये ऑलवेज मैंने क्यों लिखा, अब ये हमारा मिरर है, कैसा है, ये रेगुलर सरफेस है। अगर मान लीजिए यहाँ पे हमारे पास इर्रेगुलर सरफेस होता कुछ इस तरीके से, तो यहाँ पे क्या हमारा एंगल आई इक्वल टू एंगल आर होता। चलिए देखते हैं। जैसे ये मानिए ये रे आई हमारी, इसमें क्या होता था, बराबर से वो रिफ्लेक्ट करती थी। अब ये रे आई हमारी कुछ इस तरीके से ऐसे चली गई यहाँ पे। हमें क्या करना है, यहाँ पे जहाँ पे इंसिडेंट करी है वहाँ से नॉर्मल बनाना है ये। अब ये देखिए ये हमारा एंगल आई है और ये एंगल आर है। इस केस में भी हमारा एंगल आई और एंगल आर इक्वल होगा। नोट करके लिखिए, अगर हमारा सरफेस रेगुलर है या इर्रेगुलर है, उस केस में भी हमारा एंगल आई और एंगल आर सेम रहेगा। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, बहुत से बच्चे गलत करके आते हैं एंट्रेंस में, इसीलिए आपको बता रहा हूँ, लिख लीजिए इसको। ये हमेशा ऑलवेज एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, ये हमेशा इक्वल होता है, ठीक है। अब वहाँ पे क्वेश्चन दिया होगा एंगल आई इक्वल टू एंगल आर ऑलवेज सम टाइम इन स्पेशल केस, तो वहाँ पे आपको टिक क्या करना है, ऑलवेज टिक करके आना है। अब यहाँ से एक फेमस क्वेश्चन है, सीबीएसई का जब एग्ज़ाम होता है बोर्ड का, तो वहाँ पे बहुत बार पूछा जाता है ये वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन है क्या, व्हेन लाइट रेज falls normally on a mirror surface, then what is the एंगल आई एंड एंगल आर। अगर मिरर पे कोई भी लाइट रेज नॉर्मली जाकर क्या कर रही है, हिट कर रही है, मतलब गिर रही है, फॉल्स नॉर्मली ऑन अ मिरर सरफेस, देन व्हाट इज द एंगल आई एंड एंगल आर। यहाँ पे हमें ये बताना है एंगल आई और एंगल आर क्या होगा। ये जो हमारा मिरर है सबको दिख रहा है यहाँ पे, ये किस टाइप का मिरर है, प्लेन मिरर है। अभी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे स्फेरिकल मिरर। तो अभी तक जब तक कि हम लोग ऐसे मिरर पढ़ रहे हैं वो हमारे कौन से हैं, प्लेन मिरर। अब हमें बताना है यहाँ पे एंगल आई और एंगल आर क्या होगा। अब यहाँ पे बहुत से लोगों को नॉर्मली का मतलब नहीं समझ में आ रहा होगा कि नॉर्मली यहाँ पे क्या है। तो बच्चों नॉर्मली जो होता है वो परपेंडिकुलर से ही मतलब रहता है उसका। इसका आंसर देखिए यहाँ पे, ये हमारा मिरर है। अब लाइट क्या कर रही है, फॉल्स नॉर्मली ऑन अ मिरर। नॉर्मली का मतलब हुआ ये कि वो मिरर पे परपेंडिकुलरली जाकर के गिर रही है, फॉल्स कर रही है, स्ट्राइक कर रही है या इंसिडेंट कर रही है, जैसा आपको कहना है कह सकते हैं। तो ये रही हमारी लाइट रे, ये क्या कर रही है, नॉर्मली मिरर पे जाकर के हिट कर रही है। अब ये वाला जो एंगल है देखिए, ये कितना है हमारा 90 डिग्री। तो नॉर्मली लिखा हो, परपेंडिकुलर लिखा हो, वो हमारा कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। अब ये वाला जो एंगल है बच्चों, ये है हमारा 90 डिग्री का, सॉरी ये जो हमारी रे है ये है इंसिडेंट रे। जब कोई भी रे मिरर पे 90 डिग्री पे जाके हिट करती है तो क्या करती है, सेम पाथ से वापस आती है। तो यही क्या होगा, हमारी रिफ्लेक्टेड रे कहलाएगी। ये जब जा रही है तो इंसिडेंट रे, वापस आ रही है तो रिफ्लेक्टेड रे। अब यहाँ पे एंगल आई और एंगल आर क्या होगा, एंगल आई और एंगल आर होता क्या है, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल। अब भाई लाइट ने इसको यहाँ पे हिट करा, ठीक है, लाइट ने इसको यहाँ हिट करा, तो नॉर्मल अगर हम ड्रॉ करेंगे तो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ही तो ड्रॉ करते हैं हम। तो हम इसी लाइन को तो नॉर्मल लाइन भी तो कह सकते हैं। अरे भाई ये क्या चीज़ है, इंसिडेंट रे भी यही, रिफ्लेक्टेड रे भी यही, नॉर्मल लाइन भी यही। ये स्पेशल केस है जब लाइट क्या करती है, नॉर्मली मिरर पे जा करके हिट करेगी, ठीक है। तो ये हमारी इंसिडेंट रे हो गई, ये रिफ्लेक्टेड रे हो गई, और यही क्या हुई, नॉर्मल लाइन हो गई। अब यहाँ देखिए इंसिडेंट रे और नॉर्मल लाइन के बीच का एंगल क्या है, एंगल तो कुछ बन ही नहीं रहा है। तो उस केस में एंगल आई क्या हो जाएगा, हमारा 0 हो जाएगा। अब हमने एंगल आई तो 0 हो गया। अभी हमने आपको बताया कि एंगल आई इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल आर। इस बात को गार्ड बांध लीजिए, एंगल आई इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल आर। भाई एंगल आई अगर हमारा 0 हो गया तो आंख बंद करके एंगल आर
रिफ्लेक्टेड एंगल 0 लिख दीजिए। नहीं अगर लिखना है तो यहाँ से देख लीजिए, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच के एंगल को क्या कहते हैं, एंगल आर कहते हैं। तो नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का एंगल क्या है, यहाँ पे एंगल आर जो है यहाँ पे 0 है, तो एंगल आर इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये दोनों ही लॉ यहाँ पे वेरीफाई कर रहे हैं। जल्दी से लिखिए इसको। इसके बाद हम लोग देखते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। अब इमेज फॉर्मेशन पढ़ने से पहले हमें दो चीज़ों को जानना ज़रूरी है। सबसे पहले ऑब्जेक्ट क्या होता है और इमेजेस क्या होती हैं। तो ऑब्जेक्ट जो बच्चों होता है, ऐसी कोई भी चीज़ जिसमें से लाइट रेस आ रही हो या वो लाइट रेस को क्या कर रहा हो, रिफ्लेक्ट कर रहा हो। जैसे मैं यहाँ पे भी एक ऑब्जेक्ट हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, दूसरे की लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं ऑब्जेक्ट हुआ ना। मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था ऑब्जेक्ट कितने टाइप के होते हैं, 2 तरीके के, ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस। तो यहाँ में सिर्फ ऑब्जेक्ट से मतलब है, आइदर इट इज़ ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस। बस उसमें से क्या होना चाहिए, लाइट रेज आनी चाहिए, या तो वो अपनी प्रोड्यूस करे या दूसरे की रिफ्लेक्ट करे। इमेजेस जो होती हैं ये भी बच्चों 2 तरीके की होती हैं। एक होती है रियल इमेज, दूसरी होती है वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज को हम इल्यूशनरी इमेज भी कहते हैं। जो रियल इमेज होती हैं ये हमेशा स्क्रीन पे बनती हैं, फॉर्म्स ऑन स्क्रीन। जैसे आप लोगों ने सिनेमा हॉल्स वगैरह में एक्टर एक्ट्रेस की जो इमेजेस देखते हैं वो क्या होती हैं, उनकी रियल इमेज होती हैं। रियल इमेज, अब सिनेमा हॉल में ऐसा तो है नहीं कि शाहरुख खान सलमान खान खुद आकर के परफॉर्म कर रहे हैं, नहीं, उन्होंने वीडियो शूट कर दिए, उनकी हम इमेजेस को वहाँ पे देख रहे हैं। तो क्या रहता है, जो ऐसी इमेजेस होंगी जो टीवी स्क्रीन पे, सिनेमा स्क्रीन पे हमको देखने को मिल रही है, मेरी जो आप लोग इमेज देख रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, वो कैसी है, वो भी रियल है। तो इसमें क्या होगा, सिनेमा हॉल्स वगैरह में जो इमेजेस बनती हैं, टीवी में बनती है, यूट्यूब पे आप लोग जो देख रहे हैं चीज़ों को, वो सारी की सारी कैसी हैं, रियल इमेजेस हैं। वर्चुअल इमेज अभी बताया, ये इल्यूशनरी इमेज होती हैं। इल्यूशनरी मतलब एक तरीके का धोखा। जब तक कि आप लोग उस चीज़ को देख रहे हैं वो चीज़ हमें दिख रही है, देखना बंद कर दिया, इमेज वहाँ से चली गई। जैसे आप शीशे के सामने खड़े होकर के अपने आप को देख रहे हैं, शीशे के सामने से हट गए, इमेज आपकी नहीं बनेगी। अगर आपकी बन रही है ना इमेज, तो आज ही आप लोग दुआ तावीज़ करवाइए भैया। तो आप लोग जब तक कि खड़े हैं शीशे के सामने, तब तक कि आपकी इमेज बन रही है, हट गए तो इमेज बनना बंद। तो ये वाली जो इमेज होती हैं ये कहाँ बनती हैं, फॉर्म्ड ऑन मिरर, फॉर्म्ड एट मिरर। अब बात करते हैं इमेज फॉर्मेशन प्लेन मिरर में कैसे होता है। इतना नोट करने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को, ठीक है, बस आपका पॉइंट यहाँ पे क्लियर होना चाहिए था। हमारा ये प्लेन मिरर है और यहाँ से हैंडसम से डूड आप खड़े हैं, ये प्लेन मिरर है। ये आप यहाँ पे खड़े हैं तो आप क्या कहलाएंगे, ऑब्जेक्ट। इसका ये सरफेस क्या रहता है मिरर का, पीछे से पॉलिश रहता है, सामने की तरफ जो भी चीज़ है वो ऑब्जेक्ट कहलाएगी। तो अभी मान लीजिए हैंडसम से डूड आप खड़े हैं, बाल थोड़े स्पाइक कर देता हूँ आपके और हैंडसम लगेंगे। अब यहाँ पे आप खड़े हैं तो आपकी इमेज कहाँ बन रही होगी, यहाँ पे आपकी इमेज बन रही होगी, ये आपकी इमेज है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका मिरर से डिस्टेंस कितना है,
5 मीटर है। यहाँ से यहाँ की दूरी कितनी है बच्चों? 5 मीटर है अगर आपकी ऑब्जेक्ट से मिरर की, तो ऑब्जेक्ट से इमेज मिरर से इमेज के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी? वो भी 5 मीटर होगी। कहने का सेंस ये है, आपका डिस्टेंस मिरर से जितना होगा उतनी ही आपकी इमेज का डिस्टेंस भी मिरर से सेम होगा। भाई ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मिरर से कितना है? 5 मीटर, तो मिरर का डिस्टेंस इमेज से कितना हो जाएगा? वो भी 5 मीटर होगा। प्लेन मिरर जो इमेज बनाता है, कैसी बनाता है? भाई जब तक शीशे के सामने आप खड़े हैं आपको अपनी इमेज दिख रही है, शीशे के सामने से हट गए इमेज बनना खत्म, बंद, टाटा बाय बाय। तो यहाँ पे जो इमेज बन रही है आपकी कैसी बन रही है? वर्चुअल बन रही है। अभी बताया ना आपको, वर्चुअल इमेज बन रही है। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स लिखिए, इमेज फॉर्म्ड इन प्लेन मिरर आर ऑलवेज वर्चुअल। प्लेन मिरर always formed a virtual image. सेकेंडली, जो आपका शेप और साइज होगा वही आपकी इमेज का शेप और साइज होगा। भाई आप हेल्दी हैं, इमेज में भी हेल्दी लग रहे हैं। आपकी जो बाइसेप्स है डोले शोले हैं, वही डोले शोले आपके इमेज में दिख रहे हैं। ऐसा नहीं होगा कि आपका शेप और साइज चेंज हो जाए। इमेज हैज इक्वल shape and size as object. Last and most important, the distance between object and mirror is always equal to the distance between image and mirror in case of plane mirror. ठीक है? Image distance from mirror is equal as object distance from mirror। जल्दी से लिखिए आप लोग सारे पॉइंट्स। अब यहाँ पे हमारा क्या हुआ? प्लेन मिरर का टॉपिक ख़त्म हो रहा है। अब इस पे जो बेस्ड हैं अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स वो हम लोग करते हैं। आप लोगों ने नोट कर लिया था? जिसने नहीं नोट करा है वो वीडियो को पॉज करके एक बार नोट ज़रूर करें। तो बच्चों चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चंस करना हम लोग। हमारा ये प्लेन मिरर है, ये इंसिडेंट रे आई, ये चली गई रिफ्लेक्टेड रे, ये आई आर है और ये हमारी आर आर है। ये जो एंगल बन रहा है यहाँ पे 30 डिग्री बन रहा है। द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल लाइन इज 30 डिग्री, या फिर ये कह सकते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस हमारा क्या है? 30 डिग्री है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द एंगल between incident ray and reflected ray। सिंपल सा क्वेश्चन है, देखते ही आप लोग उड़ा देंगे अच्छे से। उड़ा दिया? उड़ा दिया? नहीं उड़ाया अभी तक? आई होप उड़ा दिया होगा। भाई इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल क्या है? 30 डिग्री। अब हमसे पूछा है इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का, तो अभी हम लोगों ने पढ़ा था बच्चों लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में सेकंड लॉ, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अगर ये हमारा 30 है तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? 30 डिग्री हो जाएगा। जब ये भी 30 डिग्री हो गया तो इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का एंगल कितना हो गया? तो आंसर 60 है। तो सभी लोगों को बधाई हो, सबने ही सही सॉल्व किया है। चलिए सेकंड क्वेश्चन, अब इसको करिए। A ray of light incident on a plane mirror
मेकिंग एन एंगल 90 डिग्री विद द मिरर सरफेस, द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन फ्रॉम दिस फॉर दिस रे ऑफ लाइट विल बी। आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, ये क्वेश्चन तो सबसे हो गया। चलिए अब सेकंड क्वेश्चन करते हैं हम लोग। ये हमारा मिरर है, यहाँ पे ये इंसिडेंट रे आ रही है इस टाइम। इसने जो ये एंगल बनाया है, इंसिडेंट रे ने मिरर के साथ जो एंगल बनाया है बच्चों, वो एंगल है 30 डिग्री का। अब हमसे सेम यही क्वेश्चन पूछा है, व्हाट इज़ द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द रिफ्लेक्टेड रे। व्हाट इज़ द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द रिफ्लेक्टेड रे। चलिए नोट करिए, जल्दी से सॉल्व करिए इसको। हो गया, वीडियो को पॉज करिए, लिखिए। भाई यही सेम ऊपर वाला क्वेश्चन है, बस यहाँ कंडीशन चेंज कर दी है मैंने थोड़ी सी। ये वाला जो एंगल बना रही है इस टाइम 30 डिग्री है यहाँ पे। अब बताइए इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे के बीच का एंगल क्या होगा। चलिए मैं आंसर बताऊँ इसका क्या होगा। बहुत से लोगों का आंसर जो आ रहा होगा 60 डिग्री। सही है? गलत, खुश होने की ज़रूरत नहीं है। द राइट आंसर इज 120 डिग्री। अब ये 120 डिग्री कैसे आया है इसको देखते हैं। देखिए इंसिडेंट रे और ये मिरर के बीच का एंगल है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस नहीं कहलाता है। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है? नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल। तो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल क्या है भाई? ये देखिए, ये वाला जो एंगल होगा पूरा, ये नॉर्मल लाइन है हमारी, ये नॉर्मल लाइन है। ये मिरर से कैसी रहती है? 90 डिग्री। आप लोगों को बताया था, इसीलिए मैंने नॉर्मल लाइन लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चंस आते हैं इसके यहाँ से। तो नॉर्मल लाइन जो है हमेशा 90 डिग्री बनाती है। तो ये वाली जो एंगल हुआ, ये वाला जो एंगल, ये कितना हुआ बच्चों? 90 डिग्री। अब इसमें से 30 डिग्री आप लोग माइनस कर दीजिए, तो ये वाला एंगल कितना बचा? 60 डिग्री का। ठीक है, तो ये एंगल हो गया हमारा 60 डिग्री। अब ये इंसिडेंट रे, तो रिफ्लेक्टेड रे कुछ इस तरीके से होगी। यहाँ पे ये 60 है, तो ये वाला एंगल भी कितना होगा? 60 डिग्री होगा। तो आंसर क्या है हमारा? 120 डिग्री। हमें निकालना क्या था? एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे। ये कितना आ गया? 120 डिग्री आ गया। तो बधाई हो जिसका 120 डिग्री आ रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को हमारी वाइट स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। अ मैन स्टैंड 10 मीटर इन फ्रंट ऑफ ए लार्ज मिरर, हाउ फार मस्ट ही वॉक बिफोर ही इज़ 5 मीटर अवे फ्रॉम हिज इमेज। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, वीडियो को पॉज करके इसको खुद से ज़रूर ट्राई करिएगा। अ मैन स्टैंड 10 मीटर इन फ्रंट ऑफ ए लार्ज मिरर, हाउ फार मस्ट ही वॉक बिफोर ही इज़ 5 मीटर अवे फ्रॉम हिज इमेज। हो जाएगा? इसके चलिए ऑप्शन लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। 5 मीटर, बी इज़ 2.5 मीटर, सी ऑप्शन 10 मीटर एंड डी ऑप्शन 7.5 मीटर। ठीक है, वीडियो को पॉज करिए और खुद से ट्राई करिए। जब तक आप लड़ेंगे नहीं क्वेश्चन से, क्वेश्चन सॉल्व होगा नहीं। लड़ने का मतलब ये नहीं कि दे दिया क्वेश्चन को 2-4 आप लोगों ने। तो चलिए मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ। हमें क्या बताना था? एक मैन है, वो खड़ा है 10 मीटर इन फ्रंट ऑफ ए प्लेन मिरर। वो यहाँ पे कहीं खड़ा हुआ है। इसका डिस्टेंस कितना है मिरर से? अभी 10 मीटर है। ये हमसे पूछ क्या रहे हैं? देखिए क्वेश्चन को समझना बहुत ज़रूरी होता है। करने से पहले क्वेश्चन को समझिए आप। जब तक कि समझ में नहीं आएगा आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होने वाला है। हाउ फार मस्ट ही वॉक बिफोर ही इज़ 5 मीटर अवे फ्रॉम हिज इमेज। मतलब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन की लैंग्वेज समझने की ज़रूरत है।
ही इज़ 5 मीटर अवे फ्रॉम हिज इमेज। मान लीजिए आप अभी यहाँ पे हैं 10 मीटर की दूरी पे, तो आपकी इमेज कहाँ पे बन रही होगी, यहाँ पे कहीं बन रही होगी। तो आपसे और आपकी इमेज के बीच का डिस्टेंस कितना है अभी, 20 मीटर है। आपकी इमेज यहाँ कहीं बन रही है, तो अभी आप लोग की इनिशियल जो डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट है हमारा, ये इमेज है। तो अभी जो आपकी ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच की डिस्टेंस है वो कितनी है, 20 मीटर। हमसे पूछा कितना है कि आप जब आगे चल के आएंगे तो आपकी ऑब्जेक्ट में और इमेज के बीच की जो दूरी होगी वो कितनी हो जाए, 5 मीटर हो जाए। मतलब आप यहाँ से वॉक करके आए, टिक 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 टिक, यहाँ पे खड़े हो गए आके आप, ठीक है। अब जो आपकी फाइनल पोजीशन है, ये भाई हमारी इनिशियल थी, ये फाइनल है, तो इसकी इमेज यहाँ कहीं बन रही होगी। तो इसकी इमेज यहाँ कहीं बन रही होगी। अब ये जो डिस्टेंस है बच्चों, ये कितना दिया हुआ है, 5 मीटर। ये हमारे ऑब्जेक्ट को मैं ओ डैश कह दे रहा हूँ, यहाँ इसकी इमेज को आई डैश कह दे रहा हूँ। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, आई डैश है। तो अब बताइए आप अपनी इनिशियल से फाइनल पोजीशन कितनी चल के आए होंगे। देखिए अब आपको ये पता है कि अगर ये हमारी ऑब्जेक्ट से मिरर की जो बीच की डिस्टेंस होती है वही हमारी ऑब्जेक्ट से इमेज के बीच की डिस्टेंस होती है। तो इस टाइम ऑब्जेक्ट और मिरर के बीच में, और मिरर और इमेज के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, वो 2.5 मीटर होगी। भाई 5 मीटर है, इसका हाफ कर दीजिए, ये वाली भी कितनी हो जाएगी, 2.5 मीटर हो जाएगी। तो आप कितना चल के आए होंगे अब, ये भाई हमारा 2.5 बचा, ये पूरा डिस्टेंस 10 था, तो 10 में से 2.5 माइनस कर दीजिए आप, कितना आ गया आंसर, 7.5 मीटर। तो आपने कितना वॉक करा होगा, 7.5 मीटर। हमें यही बताना था कि हाउ फार मस्ट ही वॉक, मतलब आप कितना चल करके आगे आए होंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 7.5 मीटर। नोट करिए इसको, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन आज का हमारा बच्चों, हमारी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा आपको। द इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर इज, ऑप्शन ए इज वर्चुअल, बिहाइंड द मिरर एंड इनलार्ज्ड। वर्चुअल, इनलार्ज का मतलब क्या होता है, ऑब्जेक्ट से बड़ी इमेज। बी ऑप्शन इज वर्चुअल, बिहाइंड द मिरर एंड ऑन द सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। सी ऑप्शन रियल, एट द सरफेस ऑफ मिरर एंड इनलार्ज। डी ऑप्शन रियल, बिहाइंड द मिरर एंड द सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट। देखिए जो वर्चुअल इमेजेस हमारी होती हैं वो हमेशा कैसे बनती हैं, बिहाइंड द मिरर बनती हैं। तो यहाँ पे सही ऑप्शन जो हो जाएगा कौन सा होगा, बी ऑप्शन, वर्चुअल, बिहाइंड द मिरर एंड सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का साइज इमेज से हमेशा कैसा होता है, इक्वल होता है। इमेज जो बनती है प्लेन मिरर में वर्चुअल बनती है, और कैसी बनती है वो, बिहाइंड द मिरर। वर्चुअल इमेज ऑलवेज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर, ठीक है। तो यहाँ पे आज का लेक्चर हम करते हैं ख़त्म। आई होप आपको पसंद आया होगा। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिएगा ताकि जितने भी एमयू के एस्पिरेंट्स हैं उन तक के हमारी वीडियो पहुँच सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं स्फेरिकल मिरर। तो तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।